नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद कुमार। इनका स्वागत हम लोग बाद में करेंगे। पहले मुद्दे की बात ये है कि हमने फिल्मों पर बात की थी, खासतौर से उसको जिसको बॉलीवुड कहा जाता है, मैं उसको गटरवुड या उर्दूवुड कहता हूँ। उसकी बात की थी हमने कि किस तरह से हिंदुओं को लगातार उसमें जलील किया जाता है, डिमीन किया जाता है और उसको एक तरह से कहें तो खलनायक दिखाया जाता है। एक तरह से कहें तो हिंदू होना जैसे अपराध है अगर आप गटरवुड में या उर्दूवुड में काम करते हैं। इस बात को अभी हाल फिलहाल कुछ लोग अब आए हैं, जैसे अभिनेता अभिनेत्री, भले ही वो चुक चुके हैं, वो अपनी पारी खेल चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ये बातें कहनी शुरू की हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आखिर कौन सी फिल्में देखें या कैसे देखें, क्या नजरिया होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये किस तरह से बहुत महीन तरीके से हमारे दिमाग में वो गंदगी परोसते हैं, जिसके जरिए आप आखिरकार अपने और अपनी संस्कृति से ही विमुख हो जाते हैं। इसीलिए आज की ये चर्चा खास तौर से गटरवुड पर केंद्रित रहेगी। ये अलग बात है कि हमने अभी भगवान राम के जीवन पर बनी एक महान घटिया फिल्म देखी, आदि पुरुष। उसके बाद ब्रह्मास्त्र के नाम पर पता नहीं कौन कौन सा, और अस्त्रावर्ष नाम का एक अयान मुखर्जी बनाने वाले हैं। और अभी हाल फिलहाल बच्चा जनने की और लव जिहाद की प्रतीक महिला, महिला कहना भी खैर अपमान ही है, औरत करीना खान और अजय देवगन ने किस तरह से रामलीला में, दशहरे में वो रावण को प्रज्वलित किया, ये सब भी हम देख रहे हैं। तो सब देखा जा रहा है, सबका हिसाब रखा जाएगा। और अभी तो एक सिंघम में फिर से एक मॉडर्न रामायण पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें सीता बनी है करीना खान, और एक सीता कोई पल्लवी साई बनने वाली हैं, जिन्होंने हमारे जवानों की तुलना पता नहीं किस किस से की है। और उन्होंने कहा है कि हमारे जवान और पाकिस्तानी जवानों में कोई फर्क नहीं है, जबकि उनको शायद ये नहीं पता कि यह पाकिस्तान वही राक्षसों का झुंड है जिसने हमारे जवानों के लाशों तक की दुर्गति कर रही थी। और ये भारतवर्ष था जिसने उसके एक कर्नल और ब्रिगेडियर सो कॉल्ड शेर खान, हालांकि वो कुकुर से भी गया बीता था, कुत्ते की मौत जब कारगिल में मरा था तो हमने पूरे यथोचित सम्मान के साथ उसका शव लौटाया था। लेकिन इन लोगों के दिमाग पर पट्टी बंधी हुई है। और वही साई पल्लवी ये भी कहती हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है, मुझे वायलेंस समझ में नहीं आता है। यू नो, सो क्यूट। जैसे अभी दीपावली का मौसम है तो कई सारी वीरांगनाएं मैदान में उतर गई होंगी, प्रियंका चोपड़ा को दमा होगा, लेकिन अपनी शादी में खूब सारे पटाखे छूटेंगे। अनुष्का शर्मा को, ओ माय गॉड, डॉगी कितना क्यूट है, क्यूटी है। हम्म। अनन्या पांडे, डॉगी को मत कुछ करो, डॉगी डर जाता है। लेकिन क्रिसमस में जब टर्की को काट काट के खाते हैं तो कितना मजा आता है ना। आनंद जी, भूमिका लंबी हो गई, ओवर टू यू। हाँ तो व्यालोक भाई, पिछली बार हम लोगों ने जब बात की थी तो फिल्मों की बात की थी, तो कैसे देखना शुरू करें उसकी बात करते समय हम लोगों ने एक मदर इंडिया नाम के फिल्म की बात की थी। तो इस मदर इंडिया फिल्म के जिक्र के साथ ही हमने बताया था कि देखना शुरू करना है आपको अगर, तो बिल्कुल शुरू से देखना शुरू कीजिए। और वहां शुरू में ही आपको दिख जाएगा कि महबूब स्टूडियो का जो बैनर है उस पर ही साफ साफ आपको हंसिया और हथौड़ा नजर आता है। आगे बढ़ेंगे, आप फिल्म जब देखेंगे तो फिल्म में आपको फिर से नजर आना शुरू हो जाएगा कि जो बनिया है, जो लाला है, वो धूर्त है, कैसे लोगों को ठग के और उनको डाकू बन जाने पे मजबूर कर देता है वो। ऐसे ही आपको जो ठाकुर साहब दिखेंगे वो बलात्कारी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब भैया पता नहीं, ठाकुर साहब का जो इतना बड़ा सा जो बंगला होता था, इतनी बड़ी सी जो ठाकुर साहब की हवेली होती थी, उस हवेली में आज की तारीख में भी अगर आप जाए तो आप पाएंगे कि ये पूरा जॉइंट फैमिली के रहने का इंतजाम होता था। इतना बड़ा इसलिए होता था क्योंकि पूरा संयुक्त परिवार जो होता था वो एक ही जगह रहता था। कोई भी कमरा उसका ऐसा नहीं होता था कि खाली होता हो। और पता नहीं कैसे ठाकुर साहब की जो हवेली होती थी वो खाली होती थी, और उसमें कोई जो नायिका होती थी या नायक की बहन होती थी वो उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ा दौड़ा कर उसके बाद उसका बलात्कार किया जाता था। चीखती चिल्लाती रहती थी और कोई सुन नहीं पाता था।
आज की तारीख में मैं अपने घर में जॉइंट फैमिली में बैठा हूँ, मेरे घर कमरे में आप एक ग्लास गिरा दीजिए और हम देखते हैं 30 सेकंड से ऊपर अगर लगे कोई, मेरे घर का कोई आ जाए, उससे ज़्यादा अगर लगता हो तो। तो मामूली सी आवाज़ पे भी ये स्थिति होती है और वहाँ पर चीखने-चिल्लाने की किसी औरत की आवाज़ जो होती थी, वो सुनाई नहीं देती थी। तो ये हमने देखा था मदर इंडिया नाम की फ़िल्म में, और मदर इंडिया नाम की फ़िल्म जो थी, वो कैथरीन मायो नाम के मदर इंडिया नाम के एक उपन्यास पे आधारित थी। कैथरीन मायो उसकी लेखिका थीं और कैथरीन मायो को की जो किताब थी मदर इंडिया, उसका विरोध गांधी तक ने किया था। गांधी भी ने भी कहा था कि ये बिल्कुल हिंदुओं को नीचा दिखाने वाली या गलत दर्शाने वाली किताब है। उसी किताब के आधार पर ये फ़िल्म बनी थी, तो फ़िल्म भी वैसी ही थी। आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि थोड़ा आगे बढ़ते ही कथित रूप से जिनको कला फ़िल्में कहा जाता है, तथाकथित कला फ़िल्में जो थी उनका दौर आ जाता है। इनमें भारत को कैसा दिखाया जाता था? तो इनमें भारत को भिखारी दिखाया जाता था, जिसमें अपराधी जो है वो जीत रहा होता था। पुलिसकर्मी जो है वो भ्रष्ट होता था। अगर कोई गलती से पुलिसकर्मी ईमानदार है तो अर्ध सत्य जैसी फ़िल्में जो होती हैं वो उसमें देखेंगे आप कि पुलिसकर्मी अगर गलती से ईमानदार है तो वो बहुत ज़्यादा शोषण झेल रहा है। जाति के नाम पर कभी शोषण हो रहा है, कभी धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है। मंथन जैसी और फ़िल्में आई और मतलब ये सारी की सारी जो कथित रूप से कला फ़िल्में थी, ये उन सब का दौर था। तो इन कला फ़िल्मों का जो दौर था उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत साफ-साफ नज़र आने लगेगा कि क्या किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे 1987 के दौर की एक फ़िल्म देख लीजिए, उस फ़िल्म का नाम था अंधा युद्ध। अंधा युद्ध अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी आसानी से। इसमें नाना पाटेकर थे, राज बब्बर थे और इस इनके साथ एक और कलाकार थी जो पल्लवी जोशी, अभी हाल में अ, कश्मीर फाइल्स में ये आपको नज़र आई होंगी। तो पल्लवी जोशी भी इस फ़िल्म में थी। तो इस कहानी अगर आप देखेंगे तो कहानी मूल रूप से क्या थी? कहानी मूल रूप से ये होती है कि एक भटका हुआ मासूम नौजवान होता है, जो कि व्यवस्था से बहुत ही निराश है। उसे नेताजी बहकाकर, फुसलाकर बंदूक थमा देते हैं और वो दूसरे नेता की हत्या कर डालता है। एक रैली जैसी जगह पर ही हत्या करता है और वहाँ से भागने का जब वो प्रयास करता है, तो पुलिसकर्मी होते हैं नाना पाटेकर जो कि उसका पीछा करते हैं। बच के भागने के क्रम में वो जाकर के एक मकान पर कब्जा जमा लेता है और पल्लवी जोशी को बंधक बना लेता है और यहाँ पर पल्लवी जोशी जो होती हैं, वो एक अपाहिज युवती की रोल में है, अपाहिज युवती की भूमिका में है, जो उसे किडनैप करने वाला है, उसे अपहरण करने वाला है, उसका अपहरण करने वाला, वो मासूम भोला-भाला भटका हुआ नौजवान है, आतंकी नहीं है। आतंकी है क्योंकि वो आपको आपने देखा उससे कि उसने नेताजी को जो है बीच मंच पर ही गोली-वोली मार दी है स्टेन गन से। लेकिन लेकिन वो आतंकी नहीं है, वो मासूम भोला-भाला भटका हुआ नौजवान है, जो व्यवस्था से निराश है, नाराज़ है। और पुलिसकर्मी की भूमिका में जो हैं नाना पाटेकर, वो नाना पाटेकर किस किस्म के दबाव झेल रहे हैं और सब कुछ के लिए जो सिस्टम है ना, वो ज़िम्मेदार है। जो आतंकी आतंकवाद फैला रहा है, वो ज़िम्मेदार नहीं है। सिस्टम जो है, वो सारी गलतियों के लिए ज़िम्मेदार है। इसको दर्शा रही होती है ये फ़िल्म और फ़िल्म के अंतिम दृश्य तक आप देखेंगे तो आतंकी के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए आखिरी दृश्य तक ऐसा फ़िल्माया गया है कि राज बब्बर जो होता है, वो पानी लेने के लिए जीप से उतरता है और पानी सोचता है कि किसी तरह से पल्लवी जोशी को दे दिया जाए जो कि अपाहिज है, लाचार है, उसे दे दिया जाए और जब वो पानी लेकर के और उसे पानी देने के क्रम में होता है, उसी समय राज बब्बर को सिस्टम का हिस्सा जो कि नाना पाटेकर है, पुलिसकर्मी सिस्टम का हिस्सा है, वो गोली मार देते हैं। तो सिस्टम कैसे एक मासूम भोले-भाले युवक को न्याय नहीं देता, उसकी जुडिशियल किलिंग कर डालता है, इसे दर्शाता हुआ ये 1987 की मूवी में ये किया गया था। तो धीरे-धीरे इस तरह की फ़िल्में आप पूरा वो जो दौर है, वो देखेंगे तो उसमें आपको एंग्री यंग मैन की भूमिका में अमिताभ बच्चन नज़र आ जाएँगे और अमिताभ बच्चन बार-बार आपको यही करते हुए दिखाई देंगे कि वो सिस्टम से, वो समाज से और सब कुछ से नाराज़ है और उसकी जो कमियाँ हैं, उसकी जो गलतियाँ हैं, उसके लिए दोषी असल में कोई और है। उसे अगर नौकरी नहीं मिल रही, वो बेरोज़गार है, तो दोषी कोई और है, वो खुद दोषी नहीं है। दोषी कोई और है और उस दोष को जब वो सुधारने की कोशिश करता है, उनको जब वो सीधा करने की कोशिश करता है, तो उसे समाज से प्रताड़ित किया जाता है और इसलिए वो अपराधी बन जाता है। तो अपराधी का महिमा मंडन करने वाली जो फ़िल्में थी,
डॉन से लेकर के और सारी फिल्में उस दौर की अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कैसे उस दौर में जब दाऊद इब्राहिम का, हाजी मस्तान का उदय हो रहा था, तो उसको कैसे जस्टिफाई किया जा रहा था। अब इसमें आप दाऊद इब्राहिम का नाम तो जानते होंगे, हाजी मस्तान का नाम कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो दाऊद इब्राहिम का समझ लीजिए कि बाप था हाजी मस्तान अपराध के क्षेत्र में। तो हाजी मस्तान पे बनी हुई फिल्म बाप अगर आपको देखने हैं, बाप ही नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अब आपको ले चलता हूं सीधे, आ जाइए 90 से 2000 के दशक में। पुरानी बातें तो करेंगे ही, लेकिन अब जिस तरह से चीजों को किया जा रहा है कि जो कुछ भी हिंदू है वह घृणित है, वह त्याज्य है। खासतौर से अगर पंडित है तो वो बेईमान होगा, ठाकुर है तो शोषक होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं। और उसके बाद किस तरह से दंगों में भी, जैसे एक फिल्म आई थी परजानिया, आपको याद होगा। गुजरात दंगों पर तो खैर आज के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको क्या क्या नहीं बनाया गया। और वो शुरू कैसे हुआ, गोधरा में किस तरह कार्यकर्ताओं को, मतलब ये हमला इतना तेज है कि संसद में बैठा हुआ लालू यादव ये कहता है कि अंदर से आग लगा दी गई और ये आरएसएस की साजिश थी, और इसको सिद्ध करने की पुरजोर कोशिश भी की गई। 58 लाशों पर इन गिद्धों ने ये किया। और परजानिया देखिए या उस तरह की कोई भी फिल्म देखिए राम के नाम पर, लगेगा कि हिंदुत्व में ये टीका, ये भगवा, ये सब मॉन्स्टर हैं जैसे। ये पूरी की पूरी जो कवायद है, इसको देखते हुए यहां पर आइए थोड़ा सा आप। 60 से 70 पहुंच चुके हैं, 70-80 तक। अब थोड़ा अपनी गति को बढ़ाकर 2000 के आसपास आइए। देखिए, अब यहां तक की फिल्में अगर आप देख चुके, 87 तक की हम लोग बात कर चुके, तो 87 के बाद जो हम लोग एंग्री यंग मैन की बात कर चुके, उस दौर में आप देखेंगे तो उस दौर में डाकुओं की जो फिल्में बनती थी उसमें आप पाएंगे कि जो डाकुओं का सरदार होता था वो जय भवानी का नारा लगा रहा होता था, मतलब जो विलेन होता था वो, और तिलक लगा रहा होता था बड़ा सा। तो आपको जो रंजीत जैसे खलनायक थे वो, या फिर अमरीश पुरी जैसे खलनायक जो थे वो लोग आपको इस हुलिये में नजर आ जाएंगे। यहाँ से थोड़ा आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ से आगे बढ़ करके आप फिर से नए दौर में आ जाइए, नए दौर में मतलब 2000 के बाद के दौर में आ जाइए। तो एक बहुत मजेदार सी फिल्म पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। इस फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर में दो बड़े ही नामी गिरामी कलाकार होते हैं। एक तो राहुल बोस थे। राहुल बोस के साथ मजेदार चीज सुनिए कि ये जो आप गुजरात दंगों की बात कर रहे थे, तो गुजरात दंगों पर एक महिला ने एक एनजीओ बनाया था और चंदा वसूल वसूल करके वो उससे लिपस्टिक लगा रही थी। शायद नाम याद होगा, आ गया होगा आपको। दारू में भी हाँ, वो अब कोशिश कीजिए, अगर आपको याद नहीं आता नाम तो हम लोग थोड़ी देर में नाम तो याद दिला ही देंगे। तो खैर, उसने जो एनजीओ बना रखा था, उस एनजीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक राहुल बोस भी होते हैं। तो अब ये जो राहुल बोस थे, इन्होंने जब मिस्टर एंड मिसेस अय्यर नाम की फिल्म बनाई, तो उस फिल्म की कहानी कैसे चलती है? उस फिल्म की कहानी यूं चलती है कि राहुल बोस मुस्लिम युवक हैं और वो बस से सफर कर रहे हैं, और बस में उनके साथ एक महिला बैठी हुई है जो कि विवाहित महिला है, हिंदू महिला है, और ब्राह्मण, हिंदू में भी नहीं, हिंदू में भी ब्राह्मण महिला है, और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल नवजात शिशु जैसा, साल भर से भी कम उम्र का, 6 महीने 8 महीने का। और उसके साथ वो सफर कर रहे होते हैं और इस बस को दंगाई घेर लेते हैं। इस बस को दंगाई घेर लेते हैं और वो चुन चुन कर एक धर्म विशेष के आधार पर लोगों को बस से नीचे उतार रहे हैं। अब ये घटना हुई कब थी, या ऐसी कोई घटना सचमुच हुई थी क्या? तो अगर जैसे ही आप देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना सचमुच हुई थी क्या, तो आपको पता चलेगा कि असल में ऐसी ही घटना बस से लोगों को उतार कर धर्म के आधार पर गोली मार देने की जो घटना थी, वो खालिस्तानियों ने की थी। खालिस्तानियों ने पंजाब में की थी, और उसमें हिंदुओं को चुन-चुन के बस से उतारा गया था और गोली मार दी गई थी, और एक ही दिन में 72 लोगों को गोली मारी गई थी, अलग-अलग बसों से उतार के। और इस घटना को वो दिखाते कैसे हैं? वो दिखाते हैं कि एक तिलकधारी हिंदू जो है वो चुन-चुन के मुसलमानों को बस से नीचे उतार के मार रहा है। और किन मुसलमानों को मार रहा है? तो एक बहुत ही बुजुर्ग दंपति हैं, एकदम बूढ़ा-सा आदमी है जिससे नकली दाँत लगाने पड़ते हैं,
और उसे जब बस से उतारा जा रहा है तो उसकी पत्नी कहती है, ठहरो ठहरो, तुम अपने दांत भूल गए, अपने दांत तो ले जाओ। और जब वो दांत देने जाती है तो उसे भी वो दंगाई कहते हैं कि चलो इसे भी ले चलो। मतलब ऐसा दिखाते हैं जैसे कि भाई दंगाई, हिंदू दंगाई जो थे वो कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, और इस अन्याय को सहारा कौन दे रहा होता है, तो इस जो मुसलमान दंपत्ति की तरफ इशारा करने वाला व्यक्ति होता है कि ये आदमी, ये पर्टिकुलर दंपत्ति जो बस में बैठा है, ये मुसलमान दंपत्ति है। ये इशारा कौन करता है, तो ये पीछे बैठा हुआ एक पारसी होता है फिल्म में। वो पारसी जो होता है वो इशारा कर देता है कि ये आदमी जो है मुसलमान है। तो पूरी तरह जो वो जो नैरेटिव होता है वो इसमें सेट हो जाता है। अच्छा, इसी वक़्त राहुल बोस जो कि मुस्लिम के किरदार में है, उनके बगल में बैठी हुई ब्राह्मण युवती जो है, वो क्या कर रही होती है, तो वो अपनी गोद से बच्चा उठा कर के राहुल बोस की गोद में दे देती है। और चूँकि वो मंगलसूत्र, सिंदूर इत्यादि से लैस होती है, इसलिए देखने वालों को लगता है कि अच्छा ये हिंदू दंपत्ति हैं, इसलिए उनसे कोई सवाल-जवाब नहीं किया जाता। तो कैसे एक खालिस्तानी जब हिंदुओं को मार रहे थे, उस कहानी को उठा करके हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, ये कहानी बना दी जाती है, इस पर आ गए आप। इसके अलावा अगर आप हाल-फिलहाल का दौर देखेंगे तो एक घाउल नाम की एक सीरीज़ आई थी। इस घाउल नाम की सीरीज़ में अगर आप देखेंगे, तो घाउल नाम की सीरीज़ में, टीवी सीरीज़, ये ओटीटी सीरीज़ था। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें फिर से आपको नज़र आएगा कि हिंदू जो हैं, वो मुसलमानों को पकड़-पकड़ करके एक जेल में बंद कर रहे हैं, एक प्रोफ़ेसर को उठा के जेल में बंद कर देते हैं, और वो प्रोफ़ेसर जो है वो घाउल को छोड़ देता है, आज़ाद खुला छोड़ देता है, और फिर वो घाउल जो है वो सबको मारने लगता है। तो मूलतः कहानी एक कंसंट्रेशन कैंप की बनाई गई है, जिसमें नाज़ियों की तरह हिंदू मुसलमानों को पकड़-पकड़ के रख रहे हैं और मार रहे हैं। तो ये सब सटल सा नैरेटिव जो है, सिर्फ़ कहानी का एक मामूली सा हिस्सा बदल देने से, ये सटल सा नैरेटिव जो होता है, वो सेट हो जाता है। ये नैरेटिव और भी तरीके से सेट होता है। एक किताब अगर आप देखेंगे, सेक्रेड गेम्स नाम की किताब थी। ये बहुत मोटी-सी किताब होती है, करीब इतनी मोटी-सी किताब होती है, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ, मगर चलिए अभी रहने देते हैं। तो इस किताब के ऊपर जब ओटीटी सीरीज़ बनी, तो सेक्रेड गेम्स नाम से बहुत ही मशहूर सी सीरीज़ बनी थी, और इसके हर एपिसोड का नाम जो होता था, वो नाम भी ऐसा था जैसे अतापी-वतापी और ये सारा कुछ नाम होता था, जो कि सीधे-सीधे हिंदू माइथोलॉजी जिसको कहते हैं, हिंदू पुराण जिसको कहते हैं, उनसे उठाई हुई कहानियों का नाम था। और उसमें दिखाया क्या जा रहा होता है कि इसमें ये जो ब्राह्मण किरदार होता है, वो क्या करता है, धीरे से एक मांस का टुकड़ा, एक चिकन का लेग पीस जो होता है, वो चावल के नीचे दबा देता है, और कैसे उसके बाद दंगा भड़कता है। ये खुद दंगा करता है, मुसलमानों को मारता है चुन-चुन करके, और ये सब कुछ ये जब कर रहा होता है, उसकी कहानी पूरी इस सेक्रेड गेम्स में दिखाई गई है। और दूसरा अल्पसंख्यक जो होता है, सिख पगड़ी-धाड़ी, वो इस कहानी में पीड़ित पक्ष दिखाया जा रहा होता है। तो ये कैसे होता है, नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है ओटीटी और इस सब के ज़रिए, ये आप नए दौर में भी देख सकते हैं। तो पुराने सिर्फ़ दौर में हो रहा था, ऐसा नहीं है, नए दौर में भी वही हो रहा है, ये आप इसमें देख सकते हैं। जी। आप अपना माइक म्यूट कर लें, आनंद जी, क्योंकि शायद पिछली बार भी बहुत सारा रेजोनेंस आ रहा था, और वो दर्शकों माफ कीजिएगा, पिछली बार आनंद जी, चूंकि हम लोग ऐसे कंडीशन में बैठे हुए हैं कि वो पूर्णतया शांति का माहौल थोड़ा सा मुश्किल था। बहरहाल, जैसा कि आनंद जी ने बताया, आप सेक्रेड गेम्स देखिए, तांडव देखिए, तनाव देखिए, जो भी फिल्म उठाइए, जो भी ये देखिए, यहाँ तक कि कभी खुशी कभी गम, उसमें देखिए, या करण जौहर की कुछ कुछ होता है देखिए, मतलब इन लोगों ने सबसे शक्तिशाली मीडियम को किस तरह गंदगी, वेश्यावृत्ति और हिंदू विरोध का अड्डा बना रखा है, इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने महज कुछ पन्ने खोले हैं, लेकिन अब मुझे लगता है आनंद जी कि इस पर भी हमें एक पूरी सीरीज करने की आवश्यकता है, जैसे हम बिहार के जंगल राज पर कर रहे हैं, जैसे हमने दुर्गा पूजा के दौरान की थी। दर्शकों, श्रोताओं, अपनी संस्कृति को जानिए, प्रेम कीजिए उससे, उसके वेयर ऑन योर स्लीव्स जिसे कहते हैं ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री बॉस त्रिपुंड लगा के घूम रहे हैं, ये रुद्राक्ष की मोटी मोटी माला पहन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? हमारी राष्ट्रपति जा रही हैं मंदिरों में, देवालयों में, तो उनका रास्ता चुनना है, या एक ईसाई अधिकतम और मिनिमम पारसी राहुल विंची जो धोती पहन के लटपटाते हुए जाता है,
उसका रास्ता चुनना है, या फिर वो लिबडार्ड बीमार मानसिकता वाले मनुष्यों का रास्ता चुनना है। मनुष्य तो खैर वो है नहीं, जो भी प्रजाति हैं, ये आप पर है। फिलहाल अभी दीजिए आज्ञा, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। व्यालोक वाणी को जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं बनाए रखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। दर्शकों श्रोताओं, जय सिया राम।